3 दिनों के अंदर हूथी ने दोबारा हमला किया है, उसी स्पॉट एलियात पर हमला किया है और इस बार इजराइल के अखबार भी मान रहे हैं कि 20 से ज्यादा लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं, जिसमें 2 बहुत सीरियस हैं। वो जिंदा हैं कि नहीं हम नहीं जानते, लेकिन इसका सीधा मतलब है कि एलियात में पिछली बार जो इंपैक्ट हुआ था उससे बड़ा इंपैक्ट इस बार हुआ है। बताया जा रहा है एलियात के सबसे बड़े होटल पे ये ड्रोन्स गिरे हैं। तो इस बार हूथी ने हमला किया है। अब इसका क्या असर होता है, रियल इसमें जो नंबर्स हैं वो कब तक आते हैं, जब भी आएंगे मैं आपको बताऊंगा। साथ में गजा के अंदर जो ग्राउंड ऑपरेशन चल रहा है उसमें दूसरा सैनिक इजराइल का मारा गया है। मतलब इजराइल ने यह माना है कि उसका दूसरा सैनिक मारा गया है। इसके पहले एक मेजर जनरल लेवल का ऑफिसर मारा गया था, इस बार भी एक ऑफिसर मारा गया है। ये तो वो संख्या है जो नेतन्याहू स्वीकार कर रहा है, इजराइल स्वीकार कर रहा है। बहुत साफ लग रहा है कि ग्राउंड ऑपरेशन में इजराइल का भी लगातार नुकसान हो रहा है। उधर यूएन से कई बड़ी खबरें हैं, ईरान से कुछ खबरें हैं। बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए पूरा वीडियो। नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे, स्वागत है आपका टीसीएच पर। हाजिर हूं इजराइल, फलस्तीन, लेबनान, ईरान, मिडिल ईस्ट और इसके बहाने सारी दुनिया की खबरें लेकर। जो सबसे बड़ी खबर है, जो कल मैंने आपसे बात की थी कि ट्रंप अपना एक प्लान लेकर आ रहा है। ट्रंप की मुलाकात हुई थी अरब और मुस्लिम लीडर्स के साथ, जिसके बाद एर्दोगान और कई सारे लोगों ने कहा कि यह मुलाकात बहुत शानदार रही और यह उम्मीद बढ़ गई है कि अब जल्दी से जल्दी गजा के अंदर शांति स्थापित होगी, गजा डील जल्दी से जल्दी हो जाएगी। कल मैंने आपसे कहा था कि एक दिन में डिटेल्स आएंगी इस बात की कि आखिर गजा डील में ट्रंप ने प्रपोज क्या किया है। एक्सियोस में बराक डेविड ने बहुत डिटेल में रिपोर्ट दी है, जिसमें एक एक पॉइंट डिस्कस किया है कि गजा में जो डील होने की बात ट्रंप कर रहा है उसमें क्या क्या चीजें हैं। अब उसमें अगर सबसे इंपॉर्टेंट बात है तो आप जानते ही हैं, ट्रंप के लिए सबसे जरूरी चीज यह है कि होस्टेज जो हैं, जो अगवा किए हुए लोग हैं, उनको रिहा किया जाए। तो पहली शर्त यह है कि जितने लोग अभी जिंदा हैं और जिनकी लाशें अवेलेबल हैं वो सारे के सारे एक साथ एक बार में वापस किए जाएंगे। मैंने आपसे पहले भी बताया है कि हमास इस शर्त के लिए राजी था, बस उसका यह कहना था कि इसके बाद 60 दिन तक लगातार सीज फायर के चलने की गारंटी ट्रंप दें। तो पहला जो मुद्दा है वो छोड़ने का है कि कितने बंधकों को छोड़ना है। तो उसमें यह क्लियर हो गया कि ट्रंप के प्रपोजल में सबको एक साथ छोड़ने का मामला है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, जो मैं उम्मीद नहीं कर रहा था कम से कम, लेकिन इस प्रपोजल के अंदर है, वो है परमानेंट सीज फायर। यह एक ऐसा पॉइंट है जिस पर लगातार हमास जोर देता रहा है कि सीज फायर जब भी हो तो परमानेंट हो। ऐसा ना हो कि हम होस्टेज वापस करें, उसके 10 दिन बाद फिर से इजराइल हमला करना शुरू कर दे। और चूंकि जो ये प्रपोजल है उसमें अरब मुल्क शामिल है, साथ में मुस्लिम मुल्क शामिल है और ट्रंप इसकी गारंटी लेने की बात कर रहा है। हालांकि ट्रंप की गारंटी पे कौन कितना भरोसा करेगा ये देखने वाली बात है, लेकिन इसमें परमानेंट सीज फायर की बात हुई है। इसके साथ गजा में जंग खत्म होने के बाद, गजा में जो जेनोसाइड है उसके खत्म होने के बाद किसका शासन होगा, एडमिनिस्ट्रेशन में कौन आएगा, इसको लेकर बात की गई है। कहा यह गया है कि हमास तो पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन से बाहर होगा, यानी हमास का पोस्ट वार गजा के अंदर कोई रोल नहीं होगा। रोल किसका होगा? कुछ अरब और मुस्लिम कंट्रीज का होगा, पैलेस्टीनियंस का होगा। मैंने आपको बताया था कि इजिप्ट के अंदर पैलेस्टीनियंस की ट्रेनिंग चल रही है, उनको सिखाया जा रहा है कि वो सिक्योरिटी कैसे करें। तो वो पैलेस्टीनियंस कुछ लोकल क्लैंस हो सकती हैं, कबीले हो सकते हैं, साथ में अरब और मुस्लिम देश, जिसमें खास तौर पर सऊदी अरबिया, इजिप्ट, जॉर्डन और कतर, इन 4 मुल्कों का बड़ा रोल होगा। और इसके साथ कुछ इंटरनेशनल फोर्स की जो लगातार बात हो रही थी उसको मना कर दिया गया है। आपको याद होगा कि इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने यूएन में यह बात कही थी कि यूएन पीस कीपिंग फोर्स वहां लगाई जाए और हम 20,000 लोगों को भेजने के लिए तैयार हैं। लेकिन फिलहाल इस प्रपोजल में यूएन पीस कीपिंग फोर्स के लिए मुझे कोई जगह दिखाई नहीं दे रही है। उसके बाद जो सवाल है वो रिकंस्ट्रक्शन का है। वो सवाल कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। लगभग ये तय है कि गजा में जो रिकंस्ट्रक्शन का काम होगा उसमें ना तो अमेरिका एक पैसा देने वाला है और ना ही यूरोप एक पैसा देने वाला है। इजराइल से तो आप उम्मीद ही मत कीजिए। तो वो पूरी तरह से अरब कंट्रीज फंड करने के लिए पहले भी तैयार थी। इजिप्ट ने प्रपोजल दिया था, सऊदी अरबिया ने प्रपोजल दिया था, कतर भी उसके लिए तैयार है और भी कुछ कंट्री जॉर्डन सहित तैयार हो सकती हैं रिकंस्ट्रक्शन और रीबिल्डिंग के प्रोसेस के लिए। तो मोटा मोटी अगर देखें तो जो ये प्रपोजल ट्रंप का आया है इसमें नया कुछ नहीं है। ये वही बातें हैं जो बातें हमास और अरब मुल्क लंबे वक्त से करते आ रहे हैं।
कि भाई होस्टेज को छोड़ देंगे लेकिन परमानेंट सीज फायर हो जाए। सिक्योरिटी की जो व्यवस्था होगी उसमें इजराइल नहीं होगा। इसमें भी कहा गया है कि ग्रेजुअली इजराइल अपनी फोर्स वहां से बाहर करेगा और सिक्योरिटी का जो इंतजाम होगा वो अरब और मुस्लिम मुल्क और प्लस पैलेस्टीनियंस करेंगे। यही बात तो इजिप्ट बहुत पहले कर रहा था जब रिकंस्ट्रक्शन प्लान अपना लेकर आया था। तो सारी पुरानी बातें हैं। यहां पर एक या दो चीजें समझना जरूरी है। पहली बात तो ये कि नेतन्याहू आज पहुंच रहा है यूएन। यहां ये मजेदार है कि वो एकदम अलग रास्ता लेके जा रहा है। उसको डर है कि आईसीसी ने जो उसके खिलाफ वारंट जारी किया है उसके चलते कहीं उसको रास्ते में किसी एयर स्पेस में गिरफ्तार ना कर लिया जाए, तो लगभग पूरे यूरोप को अवॉइड करता हुआ वो जा रहा है। लेकिन आज वो पहुंच रहा है और जाने से पहले जाहिर है उसने मजम्मत की और करनी ही थी उसको उन कंट्रीज की जिन्होंने फलस्तीन को खुद मुख्तार मुल्क का दर्जा दिया। अब इसके बाद जब वो पहुंचेगा तो असली प्रॉब्लम यही है कि ट्रंप उसको मना पाता है कि नहीं। आप जानते हैं नेतन्याहू ये दावा करता रहता है कि वो अमेरिका को कंट्रोल करता है, वो पूरी तरह से ट्रंप को कंट्रोल करता है। और ये मैं नहीं कह रहा, मागा के मेंबर टकर कार्लसन ने बाकायदा अपने एक वीडियो में कहा है कि नेतन्याहू लोगों से ये दावा करता है कि वो अमेरिका और ट्रंप को कंट्रोल करता है। तो अब जो ये प्रपोजल लेकर ट्रंप आए हैं, जो असल में एक पुराना प्रपोजल है जिसमें नया कुछ नहीं है, उसके लिए वो इजराइल को तैयार कर पाते हैं कि नहीं, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। क्योंकि इसमें कोई ऐसी शर्त नहीं है जिसको फलस्तीनी ना माने, जिसको अरब मुल्क ना माने। अगर कोई है जिसका इससे नुकसान है तो वो सिर्फ और सिर्फ नेतन्याहू है। क्योंकि एक बार यह प्रपोजल लागू हो गया तो इसमें कुछ और शर्तें जुड़वाई हैं अरब मुल्कों ने। पहली शर्त यह जुड़वाई है कि वेस्ट बैंक के किसी भी पार्ट को अनेक्स नहीं कर पाओगे, यानी वेस्ट बैंक को इजराइल में मिलाने का जो खेल खेल रहा है वो इसको रोकना पड़ेगा। और दूसरा, गजा के अंदर कोई नया सेटलमेंट नहीं बनेगा, कोई नई कॉलोनी नहीं बनेगी, गजा का कोई हिस्सा इजराइल कब्जा नहीं करेगा और आगे से कोई सेटलमेंट नहीं बनाएगा। ये शर्तें उसमें जुड़वाई गई हैं। क्या नेतन्याहू इन शर्तों पर तैयार होगा? अभी तो धमकियां दी जा रही हैं कि जो पीए के लोग गए हुए हैं उनको लौट के वेस्ट बैंक में घुसने नहीं दिया जाएगा, फलस्तीन नाम का कोई नेशन नहीं बनने दिया जाएगा। अभी तो ये सारी बातें वो कर रहा है। और आप जानते हैं कि अगर आज चुनाव हो जाए तो बुरी तरह से उसकी हार होगी। अगर वो गद्दी पर है तो सिर्फ इसलिए कि जंगें चल रही हैं लगातार। तो एक बात यह हो सकती है कि वो इस प्रपोजल को ना माने, दूसरी बात यह हो सकती है कि प्रपोजल तो वो मान ले, लेकिन उसके बाद अमेरिका से या ट्रंप से ये कहलवा ले या ये इस बात पर उनको राजी करवा ले कि इसके बाद उसको ईरान पर अटैक करने की छूट दी जाए और अमेरिका उसमें मदद करे। क्योंकि एक ना एक जंग उसके लिए जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी है, गद्दी पर बैठे रहने के लिए बहुत जरूरी है। जिस दिन ये सारी जंगें मिडिल ईस्ट की खत्म हो गई, उस दिन नेतन्याहू की कुर्सी अपने आप चली जाएगी। वहां की जनता नेतन्याहू को कुर्सी से उतारने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठी हुई है। तो अब आज जब वो पहुंचेगा तब समझ में आएगा कि ट्रंप ने जितना कुछ जो बोला है, जो इतनी सारी बातें आ रही हैं, इसका कोई मानी भी है या सिर्फ जबानी बातें हैं। यूएन में माहौल बना हुआ था गजा के पक्ष में और इजराइल के खिलाफ, तो बस ट्रंप ने बोल दिया, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि जितना कुछ 2 साल में हुआ है उसके बाद ट्रंप या मैक्रॉन या एर्दोगान, इन लोगों की बात पर आंख मूंद के भरोसा करने की तो कोई बात हो ही नहीं सकती है। ये लोग लगातार अपनी जबान से पलटते गए हैं। विटकाफ भी लगातार कह रहे हैं कि इस बार तो शांति हो जाएगी, ये प्रपोजल बहुत अच्छा है, इस प्रपोजल के बाद गजा में शांति हो जाएगी। लेकिन सवाल वहीं पर है कि क्या इस प्रपोजल को इजराइल स्वीकार करेगा? खास तौर पे क्या परमानेंट सीज फायर के लिए इजराइल तैयार होगा? क्या वो इस शर्त पर तैयार होगा कि वेस्ट बैंक में और अनेक्सेशन नहीं होगा, गजा के अंदर और जमीन कब्जा नहीं की जाएगी? अगर इन शर्तों पे वो तैयार हो जाता है तो यकीन जानिए जितना आश्चर्य आपको होगा उतना ही आश्चर्य मुझे भी होगा। सिर्फ एक पेच है जो फंसा हुआ है जिसके चलते वो तैयार हो सकता है, जिसकी ओर ट्रंप ने बहुत साफ इशारा किया। वो पेच यह है कि सारी दुनिया में लगातार इजराइल की मजम्मत हो रही है, इजराइल अकेला पड़ता जा रहा है।
आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, इटली के बारे में आप जान चुके हैं, मैंने बहुत डिटेल में बताया है कि मलोनी ने जो निर्णय लिया कि फलस्तीन को हम अभी मान्यता नहीं देंगे, उसके खिलाफ कितना बड़ा मूवमेंट खड़ा हो गया। उसके बाद मलोनी ने कहा कि हमास वहां से चला जाए और होस्टेज वापस आ जाए तो हम मान्यता दे देंगे। आज की बात मैं आपको बता रहा हूं, जो फ्लोटिला आ रहा है, समुद्र फ्लोटिला जो गजा में पहुंच रहा है, जिसका उद्देश्य है गजा को सीज से फ्री कराना, जिसके ऊपर ड्रोन से कई हमले कर चुका है इजराइल। इटली ने अपने 2 समुद्री जहाज भेजे हैं, लड़ाका जहाज भेजे हैं, जो फ्लोटिला को एस्कार्ट करेंगे, यानी उनके आगे आगे चलेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर फ्लोटिला के ऊपर इजराइल किसी तरह का हमला करेगा तो इटली के जो जहाज हैं, समुद्री जहाज हैं, वो उसका मुकाबला करेंगे, वो उसका जवाब देंगे। इसका मतलब यह कि फ्लोटिला के ऊपर कोई हमला इटली के ऊपर हमला माना जाएगा। इटली उसकी वैसे ही रक्षा करेगा जैसे किसी इटालियन जहाज की करता है। स्पेन के प्राइम मिनिस्टर भी यही बात कह चुके हैं और हो सकता है कल तक यूरोप के कुछ और नेशन ये बात कह दें कि हम भी अपने जहाज भेज रहे हैं ताकि फ्लोटिला के ऊपर इजराइल कोई हमला न कर सके। इजराइल हमास, फ्लोटिला उसको कह रहा है ये हमास की चाल है, जो सामान लेके आए हैं हमारे पास जमा करवा दें, हम उस इमदाद को बांट देंगे। हकीकत यह है कि जो इमदाद पहले से पड़ी हुई सड़ रही है वो भी इजराइल गजा के अंदर पहुंचने नहीं दे रहा है। लेकिन मेरा जो पॉइंट था कि इटली जैसा मुल्क अगर ऐसा कर सकता है कि फ्लोटिला को बचाने के लिए एस्कार्ट भेज सकता है, इससे कोई समझ सकता है कि नेतन्याहू की स्थिति क्या हुई है। इजराइल कैसे पूरी दुनिया में एक पेरिया स्टेट में कन्वर्ट होता बदलता चला गया है, जिससे कोई रिलेशन नहीं रखना चाहता। डेनमार्क में एक पेंशन फंड है और उस पेंशन फंड का जिन जगहों पर इन्वेस्टमेंट होता था उनमें से एक इजराइल की कंपनी थी। डेनमार्क ने यह डिसीजन लिया है कि इजराइल की कंपनी में अब हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। यह तो मैंने एक एग्जांपल दिया। आप अगर मिडिल ईस्ट के और यूरोप के अखबार पलटेंगे तो ऐसे बीसियों एग्जांपल आपको रोज मिल जाएंगे। कभी कोई प्रदर्शनी होती है, उससे बाहर कर दिया जाता है, कभी कहीं इन्वेस्टमेंट होता है, उससे बाहर करके डाइवर्स कर दिया जाता है। यह लगातार इजराइल के साथ हो रहा है, जो उसके बिजनेस के लोगों के लिए, स्पोर्ट्स के लोगों के लिए, कल्चर के लोगों के लिए, सबके लिए बहुत सारी मुश्किलात दुनिया भर में पैदा कर रहा है। एंटी सेमिटिज्म आप कहना चाहें तो कहें या ना कहें, मैं तो नहीं कहूंगा, लेकिन एंटी नेतन्याहू और एंटी ज़ायनिस्ट जो भावनाएं हैं वो पूरी दुनिया में कम से कम अवाम के अंदर पैबस्त होती जा रही हैं, जिसका नतीजा हुक्मरान के इस तरह के डिसीजंस में आ रहा है। ट्रंप ने खास तौर पे यह बात कही कि गजा में सीज फायर इसलिए जरूरी है क्योंकि इजराइल लगातार अकेला पड़ता जा रहा है, पूरी दुनिया में लगातार उसका बायकॉट हो रहा है। तो गजा की लड़ाई जितनी लंबी चलेगी, गजा का जेनोसाइड जितना लंबा चलेगा, इजराइल और नेतन्याहू दोनों के लिए मुश्किलात उतनी ही बढ़ेंगी। एक स्टेट के रूप में इजराइल का एग्जिस्ट करना मुश्किल होगा अगर सारी दुनिया इस तरह से उसके साथ रिश्ता तोड़ती चली जाएगी। हालात यहां तक हैं कि मेलोनी ने कल जब वो यूएन में बोल रही थी तो ये बोला कि अब लिमिट क्रॉस कर चुका है इजराइल, और अगर ऐसे ही जारी रहा तो यूरोपीय यूनियन जो बायकॉट करने वाला है, कई सारी डील्स तोड़ने वाला है इजराइल के साथ, हमें उसके पक्ष में वोट देना होगा। यानी सीधा इशारा किया कि बहुत हो गया, अब इसको रोको, वरना तुम्हारा बहिष्कार और तेज होता चला जाएगा। एक यही नुक्ता है, एक यही डर है जिसकी वजह से फिलहाल नेतन्याहू इस पैक्ट पर राजी हो सकता है, इस प्रपोजल पर राजी हो सकता है और गजा के अंदर जंग रुक सकती है। लेकिन जब आदमी पागल हो जाता है तो कई बार उसको अपना विनाश भी दिखाई नहीं देता है। हिटलर से बड़ा एग्जाम्पल दुनिया में इसका कोई नहीं है। इसलिए फाइनली वो क्या करता है ये तो देखना होगा, लेकिन अभी फिलहाल मुझे लगता है कि बहुत मुमकिन है इस बार वाकई सीज फायर हो जाए। देखना यह भी है कि हमास क्या पूरी तरह से हथियार डालने को तैयार होता है। यह भी इतनी आसान बात नहीं है। हथियार डालने का मतलब अपना वजूद पूरी तरह से खत्म करना होगा। अब हमास इसके लिए तैयार होता है कि नहीं होता है, या अरब मुल्क उसको मजबूर कर पाते हैं इस बात के लिए, यह देखना होगा। दूसरा जो मैंने खतरा बताया कि यह हो सकता है कि गजा के अंदर तो जंग खत्म हो जाए, लेकिन ईरान के साथ जल्दी ही एक नई जंग शुरू हो जाए, यह खतरा भी बड़ा खतरा है। और कम से कम ईरान को इस बात का अच्छी तरह से पता है कि यह खतरा सर पे है। पेजेश्कियान जब कल बोल रहे थे यूएन में तो यह खतरा उनके बोलने से, जो कह रहे थे, उससे आराम से समझा जा सकता है। उन्होंने बहुत साफ साफ ईरान और इजराइल के ऊपर हमला किया, बाकी सारी चीजों को लेकर बोला।
लेकिन इसके साथ जो खबरें आ रही हैं, कल मैंने आपको बताया था कि रशिया के साथ नई डील हुई है जिसमें 8 नए एटॉमिक सेंटर, न्यूक्लियर सेंटर्स जो हैं वो बनाए जा रहे हैं। और आज की खबर यह है कि जिस जगह पर बम गिराकर अमेरिका ने नुकसान पहुंचाया था न्यूक्लियर रिएक्टर्स पे, उनको फिर से बनाया जाना शुरू हो गया है और साथ में मिसाइल प्रोडक्शन भी फिर से शुरू कर दिया है ईरान ने। अगर जेरूसलम पोस्ट की खबर को सही माने तो रशिया से उसको मिग मिल रहे हैं लगातार, इसके अलावा चाइना से उसको ड्रोन्स और मिसाइल्स मिल रही हैं। यानी ईरान पूरी तैयारी में है कि अगर इजराइल अटैक करता है तो वो उसका भरपूर जवाब दे सके। साथ में एक बात और नोट कर लीजिए जो बहुत जरूरी है, वो ये है कि जिस तरह से इजराइल ने कतर के ऊपर हमला किया है, क्या इस बार अगर ईरान और इजराइल की जंग होती है तो कतर, जॉर्डन, सऊदी अरबिया उसी तरह से इजराइल की मदद करेंगे जिस तरह से पिछली बार किया था? हो सकता है ये बात सुनने में आपको अजीब लगे, लेकिन जिस तरह से सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ समझौता किया है, बहुत साफ है कि अमेरिका और इजराइल पर उसका भरोसा खत्म हुआ है। इसलिए इस पर हमेशा सवालिया निशान होगा कि क्या इस बार अपने एयर स्पेस को लेकर, बाकी सारी चीजों को लेकर उतने ही लिबरल होंगे अरब मुल्क जितने पिछली बार थे? किस हद तक अमेरिका उनको दबा पाएगा? क्या वो ईरान के सीधे खिलाफ जाना स्वीकार करेंगे? ये वो सवाल हैं जिनके ऊपर ईरान और इजराइल का फ्यूचर भी डिपेंड करेगा और साथ ही साथ डिपेंड करेगा फ्यूचर इन अरब मुल्कों का भी। तो ये सब जैसे जैसे जब जब होगा अपडेट करता रहूंगा। पहले भी आपको लगातार अपडेट करता रहा हूं। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे वीडियोस। और अगर आपको ज़रूरी लगता है और ज़रूरी है तो इन वीडियोस को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक भी पहुंचाइए। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।